उस दिन मिस्टर शामनाथ के घर पर उनके बॉस की दावत थी। पूरे घर में तैयारियां जोर शोर पर चल रही थीं। इतनी गहमा गहमी थी कि शामनाथ साहब और उनकी वाइफ को पसीना पोंछने तक की फुर्सत नहीं थी। वाइफ ड्रेसिंग गाउन पहने हुए उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए और मुंह पे फैली हुई सुर्खी और पाउडर मले हुए भाग दौड़ कर रही थी, और शामनाथ साहब सिगरेट पे सिगरेट फूंकते हुए, चीजों की फेहरिस्त हाथ में लिए हुए एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी। कुर्सियां, मेज, तिपाइयां, नैपकिन, फूल सब बरामदे तक पहुंच गए। ड्रिंक्स का इंतजाम अलग जरा बैठक में कर दिया गया था। अब घर का फालतू सामान जो था अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी शामनाथ साहब के सामने अचानक एक अड़चन खड़ी हो गई। और अड़चन क्या थी? अड़चन ये थी कि मां का क्या होगा। शामनाथ साहब की मां इस पूरे खूबसूरत घर में एक वही तो थी जो इस वक्त अटपटी लग रही थी, मखमल में पैबंद की तरह। मां का क्या किया जाए, यही अब सवाल था। नमस्कार, मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी और आज भीष्म सहानी की कहानी बॉस की दावत शुरू करते हैं। तो मां का क्या किया जाए, इस बात की तरफ तो ना शामनाथ साहब का ध्यान गया था पहले और ना उनकी वाइफ का। शामनाथ साहब ने वाइफ की तरफ घूमकर अंग्रेजी में कहा, मां का क्या किया जाए फिर? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ा देर तक सोचने के बाद बोली, इनको उनके वो जो सहेली है जो पीछे रहती है, जहां ये अक्सर जाती हैं, उसके पास ही भेज देते हैं। गली में रहती है, रात भर वहीं रहे, कल आ जाएंगी। शामनाथ साहब सिगरेट मुंह में रखे हुए सिकुड़ी हुई आंखों से श्रीमती के चेहरे की तरफ देखते रहे और फिर एक पल के बाद सर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उनकी वो जो बूढ़ी सहेली है उसका आना जाना फिर से यहाँ हो जाए। बड़ी मुश्किल से उसका पीछा छूटा है। ऐसा करते हैं कि माँ से कह देते हैं कि जल्दी खाना खा के शाम को अपनी कोठरी में चली जाए, और मेहमान तो कहीं 8 बजे तक आएंगे ना, इससे पहले ही अपना काम निपटा ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। लेकिन फिर अचानक श्रीमती जी बोली, हाँ लेकिन अगर वो सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो? बरामदा तो बगल में ही है। अब जब मेहमान खाना खा रहे होंगे तो उनके खर्राटों की आवाज वहां तक आएगी। श्यामलाल बोले, हाँ यार ये तो है। अच्छा, तो इनको कह देंगे कि ये अंदर से दरवाजा बंद कर लें और मैं बाहर से ताला लगा दूंगा, या माँ को कह देते हैं कि सोए ना अंदर जाके, वहीं बैठी रहे। अरे जब सोएंगी तो खर्राटे कहां से आएंगे? हाँ लेकिन मान लो फिर भी आंख लग गई और सो गई तो? भाई डिनर का तो कुछ मालूम नहीं कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम लोग ड्रिंक करते रहते हो। शामनाथ साहब कुछ खींच गए, बोले, यार ये सब तुम्हारी गलती है। अच्छी भली माँ भाई के पास जा रही थी, तुमने नेक बनने के चक्कर में बीच में टांग अड़ा दी कि नहीं यहीं रह लें, झेलो अब। वाइफ बोली, अरे कमाल कर रहे हो तुम, माँ और बेटे की बातों में मैं कहां से आ गई भाई? तुम जानो और वो जाने, जो करना है करो। शामनाथ साहब चुप रहे। हालांकि उनका मन था जवाब देने का, लेकिन यह मौका बहस का नहीं था। समस्या का हल ढूंढने का वक्त था ये। और समस्या क्या थी? समस्या थी मां एक समस्या थी। उन्होंने घूमकर मां की कोठरी की तरफ देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए बोले, मैंने सोच लिया है। और बोलते बोलते मां की कोठरी के बाहर जाके खड़े हो गए। मां वहीं पे बैठी थी, दीवार के साथ एक चौकी पर दुपट्टे में मुंह लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारियां होते देखते हुए मां का दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर पर आ रहा है, सारा काम अच्छे से चल जाए, बस यही वो चाहती थी। शामनाथ साहब ने कहा, मां ऐसा करना, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, ठीक है? और ये मेहमान लोग 7:30 बजे तक आ जाएंगे। मां ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, बेटा आज मुझे खाना नहीं खाना है। बेटा
क्यों नहीं खाना है? बेटा जब वो घर पे मांस मछली बनती है तो मैं कहाँ खाती हूँ। ठीक है, जो भी है, मतलब जो भी आपके काम है वो आप जल्दी निपटा लीजिएगा आज, ठीक है? और सुनिए, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे तो उतनी देर आप यहाँ बरामदे में बैठिएगा। फिर जब हम लोग यहाँ आ जाएं तो आप जो गुसलखाने के रास्ते में जो बैठक है वहां चली जाइएगा आप। माँ ने हैरानी से बेटे का चेहरा देखा और फिर धीरे से बोली, ठीक है बेटा, ठीक है। और हाँ, जल्दी से सोना मत आज, हाँ, तुम्हारे खर्राटों की आवाज दूर तक आती है। माँ शर्मिंदा हो गई, बोली, हाँ बेटा क्या करूं, जब से सांस नहीं ले पाती ठीक से तो वो, हाँ ठीक है ठीक है। उन्होंने बात काट दी माँ की। तो मिस्टर श्यामनाथ ने इंतजाम तो सारा कर दिया था, फिर भी उनकी उधेड़ बुन खत्म नहीं हुई कि अचानक अगर बॉस उधर से आ गए जिधर माँ थी, गुसलखाने की तरफ होते हुए, तो क्या होगा? इंप्रेशन खराब पड़ेगा। फिर 8-10 मेहमान होंगे, अंग्रेज अफसर होंगे, साथ में उन अफसरों की वाइफ होंगी और फिर दफ्तर में काम करने वाली औरतें भी होंगी। अब कोई भी गुसलखाने की तरफ जा सकता है। क्या होगा अगर किसी ने माँ को देख लिया? अजीब लगेगा उन्हें। गुस्से में वो झुंझलाने लगे। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, माँ इधर आओ जरा, इस पर बैठो तो। माँ माला संभालती, पल्ला ठीक करती, मुश्किल से उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। अरे ऐसे नहीं माँ, टांगे ऊपर ऊपर चढ़ा के नहीं बैठते हैं, ये कोई खाट नहीं है, पैर नीचे करो। माँ ने घबरा कर टांग नीचे कर ली। और भगवान के वास्ते ये नंगे पैर मत घूमना, और ना ही वो खड़ाऊ पहनना, किसी दिन तुम्हारी वो खड़ाऊ ना उठा के मैं बाहर ही फेंक दूंगा। माँ चुप रही, फिर बोले, अच्छा ये बताओ कि कपड़े क्या पहनोगी? बेटा कपड़े तो जो हैं वही पहनूंगी। अब श्यामनाथ साहब ने सिगरेट मुंह में लगाए हुए अधखुली आंखों से माँ की तरफ देखा और फिर सोचने लगे। घर का सब इंतजाम उनके हाथ में था। खूंटियां कमरों में कहाँ लगाई जाएं, बिस्तर कहाँ बिछे, किस रंग के पर्दे हों, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस साइज की हो। श्यामनाथ को चिंता थी हर तरफ, हर चीज की। और कहीं माँ का सामना बॉस से हो गया तो कहीं शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। माँ को सिर से पांव तक देखते हुए बोले, ऐसा करो माँ, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो। जाओ पहन के आओ जरा देखूं। माँ कपड़े बदलने कोठरी में चली गई। इन्होंने अपनी वाइफ से कहा, भाई मुझे तो यही फिक्र लग रही है कहीं बॉस ने इनसे आमना सामना हो गया, उसने कुछ पूछ लिया इनसे, इन्होंने कोई बात कह दी, कोई उल्टी सीधी बात कह दी, भाई अंग्रेज अफसर है, बुरा लग गया उनको तो क्या होगा? हाँ, सारा मजा किरकिरा हो जाएगा पार्टी का। इसलिए मैं ये सब देख रहा हूं, तुम समझती नहीं हो। थोड़ी देर के बाद माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा हुआ, छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, सर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिपाए हुए, पहले से कुछ कम कुरूप लग रही थी। ठीक है। अच्छा कोई चूड़ियां वूड़ियां भी पहन लेना तुम, हाँ कोई हर्ज नहीं है। अरे बेटा चूड़ियां कहां से लाऊं? कहां से लाऊं मतलब? है नहीं ना। क्यों, क्या हुई तुम्हारी चूड़ियां? बेटा चूड़ियां मेरे पास कहाँ है, वो तो जब मैंने बेची थी तुम्हारी पढ़ाई के वक्त में, तब से मैंने कहा। ये क्या बात करने लगी तुम? श्यामनाथ को एक तीर सा लगा, तुनक कर बोले, ये नया राग छेड़ दिया तुमने। हाँ अरे भाई चूड़ियां ही तो कह रहा हूं मैं, इसका पढ़ाई से क्या लेना देना है? हाँ अरे भाई जो जेवर बिका तुम्हारा तो कुछ बनकर ही आया हो ना। हाँ ऐसे बेकार तो नहीं हूं। और फिर जितना दिया था तुमने उसका दुगना ले लेना मुझसे, सुनाओ मत। माँ बोली, अरे बेटा मेरी जीभ जल जाए, तुमसे जेवर लूंगी मैं? हाँ अरे मुंह से ऐसे ही निकल गया, जो होते तो मैं बार बार पहनती, मैं तो बस ये कह रही हूं। खैर शाम के 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब से अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ को हिदायत करते हो गए, अच्छा सुनो माँ, मैं तैयार होने जा रहा हूं, पर ये रोज की तरह गुमसुम बन के मत बैठी रहना। हाँ अगर साहब इधर आ जाएं तो कोई बात पूछें तो ठीक से बात करना, ठीक से जवाब देना। माँ घबरा गई, अरे बेटा मैं ना पढ़ी ना लिखी,
मैं क्या बात करूंगी? बेटा ऐसा करो, तुम उनको बोल देना कि माँ अनपढ़ है, कुछ समझती नहीं है, जानती नहीं है, वो पूछेंगे ही नहीं। श्यामनाथ मुस्कुराए और चले गए। बहरहाल शाम के 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर बेटे का बॉस सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वो क्या जवाब देगी? अंग्रेजों को तो यूं ही देखकर उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती, पता नहीं वो क्या पूछे, ये तो अमेरिका का है, मैं क्या कहूंगी? माँ का जी चाहा कि वो चुपचाप पिछवाड़े जाकर अपनी वो जो विधवा सहेली थी उसके घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकते थे। चुपचाप कुर्सी पर टांगे लटकाए बैठी रही। बहरहाल कुछ देर के बाद पार्टी शुरू हुई, मेहमान आए और उसके बाद हर तरफ रंगीनियां छा गई। एक कामयाब पार्टी वो है जिसमें ड्रिंक्स जो होते हैं वो कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ साहब की पार्टी की जो कामयाबी थी वो भी शिखर चूमने लगी। बातचीत उसी रॉ में चल रही थी जिस रॉ में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट नहीं थी, कोई अड़चन नहीं थी। और जो बॉस आए थे, साहब थे, उनको विस्की बहुत पसंद आई थी और बेम साहब को पर्दों के कलर अच्छे लगे थे जो उनकी वाइफ थी अंग्रेज। सोफा कवर का डिजाइन भी अच्छा लगा था, कमरे की सजावट भी पसंद आई थी। और इससे बढ़कर श्यामनाथ साहब को और क्या चाहिए था? वो तो ड्रिंक्स के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां सुनाने लग गए। दफ्तर में जितना रौब रखते थे इनके बॉस, यहाँ उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे, ऐसे दोस्ताना हो रहे थे। और उनकी जो वाइफ थी वो एक काला गाउन पहने हुए, गले में सफेद मोतियों का हार सेट था और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सब ही जितनी भी औरतें थीं वो सब उनकी तरफ ऐसे देख रही थी जैसे वो कोई उनकी भगवान है। बात बात पर हंसती थीं, बात बात पर सिर हिलाती थीं। श्यामनाथ साहब की वाइफ से तो ऐसे बातें कर रही थी जैसे उनकी कोई पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते हुए रात के 10:30 बज गए। वक्त गुजरते पता नहीं चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकलने लगे। आगे आगे श्यामनाथ साहब रास्ता दिखा रहे थे, आइए इधर से आ जाइए। हाँ, पीछे पीछे बॉस और उनके दूसरे मेहमान। ये लोग उस गैलरी से होते हुए बरामदे में पहुंचे। लेकिन जैसे ही वहां पहुंचे तो श्यामनाथ साहब अचानक से ठिठक गए। उन्होंने देखा कि उनकी जो मां थी वो कोठरी के बाहर अपनी कुर्सी पर वैसी की वैसी बैठी थी जैसे वो बैठा गए थे। दोनों पैर कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं झूल रहा था और मुंह से लगातार गहरे खर्राटों की आवाज आ रहे थे। ये देखकर श्यामनाथ साहब की रूह कांप गई कि बॉस के सामने क्या इंप्रेशन पड़ेगा, क्या सोचेंगे बॉस मेरे बारे में। जब सर कुछ देर के लिए टेढ़ा हो रहा था तो एक तरफ को थम जाता था तो खर्राटों की आवाज बदल जाती थी। फिर 1 मिनट के लिए उनकी नींद टूटती थी तो सर फिर से दाएं और बाएं झूलने लगता था। पल्ला सर पर से खिसक आया था और मां के झड़े हुए बाल आधे गंजे सर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते ही श्यामनाथ साहब को बहुत गुस्सा आया। जी किया कि मां को धक्का देकर अभी उठा दें और उन्हें कोठरी से बाहर ढकेलते, मगर ऐसा करना संभव नहीं था। चीफ और बाकी मेहमान पास में खड़े थे। मां को ऐसे देखकर जो कुछ देसी अफसर थे उनकी कुछ औरतों ने उनके सामने कहा, पुअर डियर। मां हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने इतने सारे लोग खड़े थे। ऐसी घबराई हुई बेचारी उठी कि उनसे कुछ कहते नहीं बना। झट से पल्ला सर पे रखा और जमीन को देखने लगी। और क्या ही करती, उनके पांव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां ऐसे थर थर कांप रही थी। श्यामनाथ साहब ने बात बनाते हुए कहा, माँ तुम जाओ, जाके सो जाओ। अभी तक क्यों जाग रही थी तुम? हाँ जाओ, तुम जाओ। लेकिन तभी चीफ जो थे यानी उनके बॉस जो थे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वो वहीं खड़े खड़े बोले, नमस्ते। मां ने झिझकते हुए अपने सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था और दूसरा हाथ जो था वो बाहर था। ठीक तरह से नमस्ते नहीं कर पाए। श्यामनाथ को इस पर भी गुस्सा आ गया। इतने में चीफ ने अपना
दोनों हाथ मिलाने के लिए माँ की तरफ दोनों हाथ आगे किए। माँ इससे भी घबरा उठी। माँ हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ पे रख दिया। शामनाथ दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की जो औरतें थीं वो खिलखिला के हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, ऐसे नहीं। अरे तुम तो जानती हो हाथ ऐसे सीधे हाथ से मिलाते हैं, मिलाओ। मगर तब तक चीफ माँ का उल्टा हाथ ही पकड़कर ऐसे हिलाने लगे और बोले, हाउ डू यू डू? हाँ? माँ ने उनका चेहरा देखा। शामनाथ साहब पीछे से बोले, हाँ माँ बोलो, मैं ठीक हूं, खैरियत से हूं। माँ कुछ बड़बड़ाई, मैं ठीक हूं। अरे माँ बोलो, हाउ आर यू, हाउ डू यू डू, तुम भी तो पूछो। माँ कुछ बोल नहीं पाई। फिर भी उसने कोशिश की, हाउ डू यू डू, कुछ उसने इस तरह कहा। और तभी कमरे में एक और कहकहा उठा। माहौल हल्का होने लगा। साहब ने माहौल संभाल लिया था। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का जो गुस्सा था वो अब कुछ कम होने लगा था। उन्होंने अपने हाथ पर माँ का हाथ रखा और फिर माँ थोड़ा सिकुड़ने लगी घबराहट के मारे। साहब थोड़ा माँ की तरफ आगे आया। उनके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। शामनाथ ने अंग्रेजी में बोला, मेरी माँ गांव की रहने वाली है ना, अभी जिंदगी भर गांव में रही है, इसलिए थोड़ा आपसे शर्माती है थोड़ा सा। साहब इस पर बहुत खुश नजर आए। बोले, सच में मुझे गांव के लोग बहुत पसंद हैं। तब तो तुम्हारी माँ वो गांव के जो फोक सॉन्ग्स होते हैं वो भी गाती होंगी, नाचती भी होगी, हाँ? चीफ ने खुशी से सर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांध कर देखते हुए कहा। इन्होंने, शामनाथ साहब ने माँ से कहा, माँ वो साहब कह रहे हैं कोई पुराना गाना सुनाओ, हाँ कोई गीत, तुम्हें तो बहुत सारे गीत याद होंगे पुराने। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने तो पता नहीं कब से नहीं गाया, मैं कहाँ गाती हूँ। वाह, मेहमान कह रहा है तो तुम गाओगी नहीं? अरे मेहमान का कहा कोई टालता है क्या? अरे साहब ने इतना रीच के कहा है, हाँ इज्जत कर रहे हैं, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मान जाएंगे। चलो गाओ। बेटा मुझे नहीं आता। अरे वाह, तुम्हें कुछ याद ही नहीं? वो बचपन में तुम हमें सुनाती थी ना, कोई वो क्या बढ़िया टप्पे से जो होते हैं, वो 2 पत्थर अनारा दे, वही सुना दो। अफसरों की बीवियां इस सुझाव पर तालियां बजाने लगी। मां बेचारी कभी मासूमियत से कभी बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने एक आदेश सा दिया, मां गाओ। इसके बाद हाँ या ना में सवाल ही नहीं उठता था। मां बैठी और अपनी कमजोर लरसती हुई आवाज में एक पुराना विवाह गीत गाने लगी। हरियाणी माए हरियाणी भीड़े, हरिया ते भागी भरिया है। जो ऑफिस की औरतें थीं वो मुस्कुराकर खिलखिलाने लगी। 3 पंक्तियों के बाद मां चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब इतने खुश थे कि तालियां पीटना बंद ही नहीं कर रहे थे। शामनाथ की जो उनका जो गुस्सा था वो अचानक उनकी खुशी में बदल गया, उनके गर्व में बदल गया। मां ने तो पार्टी में एक नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर जो इनके बॉस थे वो बोले, पंजाब के गांव की दस्तकारी भी तो कोई चीज होती है, मैंने सुना है। शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, अरे हाँ हाँ बिल्कुल साहब, मैं आपको एक सेट उन चीजों का भेंट करूंगा, मैं गिफ्ट करूंगा आपको उनका, ठीक है? आप आए तो आप उन्हें देख के बहुत खुश होंगे आप। मगर साहब ने सर हिलाते हुए कहा, नहीं नहीं, मुझे वो दुकानों का सामान नहीं चाहिए भाई, पंजाबियों के तो घर में बनता है ना, औरतें बनाती हैं कि नहीं बनाती हैं खुद अपने हाथ से। शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, हाँ वो लड़कियां गुड़िया बनाती हैं और वो फुलकारी भी बनाती हैं। फुलकारी क्या? व्हाट फुलकारी? फुलकारी एक ऐसे शामनाथ साहब ने एक नाकामयाब कोशिश की उन्हें समझाने की कि फुलकारी क्या चीज होती है। वैसे फुलकारी एक काम होता है जो कपड़े के ऊपर धागों से फूल बनाए जाते हैं और फिर वो कपड़ा बड़ा खूबसूरत लगता है। तो उन्होंने माँ की तरफ देखकर कहा, माँ कोई पुरानी फुलकारी घर में है क्या? माँ ने एक हाँ में थोड़ा सा सर हिलाया और चुपचाप अंदर चली गई और अपनी पुरानी फुलकारी वाली एक कपड़ा था वो उठाकर लाई।
साहब ने बड़े शौक से उस फुलकारी को देखा। पुरानी थी इसलिए जगह जगह से उसके धागे टूट गए थे, कपड़ा फटने लगा था। साहब का इंटरेस्ट देखकर श्यामनाथ साहब बोले, ये सर ये थोड़ी फटी हुई है, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, माँ बना देगी, माँ आप बना देंगी ना, है ना? साहब को बहुत पसंद है, आप ऐसी फुलकारी इनके लिए बना देना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते बोली, बेटा इसमें बहुत गहरी नजर चाहिए होती है, मेरी तो अब आंखें ही नहीं रही वैसी कि मैं देख पाऊं तो। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, हाँ? इन्होंने बोला है तो माँ ने हिंदी में कहा था। श्यामनाथ साहब ने उनकी बात को नजरअंदाज किया और बॉस से कहा, ये कह रही है कि ये बना देंगी, ये बना देंगी बिल्कुल। बॉस ने सर हिलाया, धन्यवाद दिया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की तरफ बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे चले गए। जब मेहमान बैठ गए और मां पर सबकी नजरें हट गईं, तब मां धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबकी नजरें बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वो दुपट्टे से बार बार अपने आंसुओं को पोंछती थी, पर आंसू थे कि बार बार उमड़ाते थे, जैसे बरसों का बांध तोड़कर पानी निकला। मां ने अपने दिल को बार बार समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया और बेटे की लंबी आयु की प्रार्थना की। मगर आंसू थे कि बरसात के पानी की तरह जैसे थमने का नाम ही नहीं लेते थे। खैर पार्टी खत्म हुई, सब लोग अपने घर चले गए। वक्त गुजरा, आधी रात का वक्त हो गया। मेहमान तो खाना वाना खाकर जा चुके ही थे। मां दीवार से सटकर बैठी, आंखें फाड़े दीवार को देखे जा रही थी। घर के माहौल में अब तनाव ढीला हो गया था। मोहल्ले में भी खामोशी थी। श्यामनाथ साहब के घर में भी खामोशी ही थी। हाँ, सिर्फ किचन में प्लेटों की खनकने की आवाजें आ रही थी। तभी अचानक मां की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। मां, दरवाजा खोलो मां। मां का दिल बैठने लगा। हड़बड़ा कर उठ बैठी। क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई क्या? मां कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्यों उसे नींद आ गई थी, क्यों वो ऊँघने लगी थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि बेटे ने अब तक उसे माफ नहीं किया। वो उठी और कांपते हाथों से उसने दरवाजा खोला। दरवाजा खुलते ही श्यामनाथ झूमते हुए आगे बढ़कर आए और मां को हक कर लिया, आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ही ला दिया। साहब तुमसे इतने खुश हुए हैं आज कि मैं क्या बताऊं। अम्मी, मां की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। मां की आंखों में फिर से आंसू आ गए। वो उन्हें पोंछते हुए धीरे से बोली, बेटा तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूं। श्यामनाथ का झूमना अचानक बंद हो गया। उनके माथे पर फिर से तनाव की लकीरें आईं। उनकी बाहें मां के शरीर से हट गईं। क्या कहा मां? अब ये कौन से नया राग छेड़ दिया तुमने? उनको गुस्सा आने लगा। तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो क्या? हाँ? ताकि दुनिया वाले कहें कि बेटा अपने पास मां को रख नहीं सकता है? हाँ? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। अब तुम अपनी बीवी के साथ जैसे मन चाहे वैसे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया है, अब यहां रह के क्या करूंगी। अब जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी हैं, भगवान के नाम लूंगी उसमें, और क्या करूंगी। तुम मुझे हरिद्वार भेज दो। हाँ? अच्छा, हरिद्वार तुम चली जाओगी हरिद्वार, तो फुलकारी कौन बनाएगा? हाँ? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का वादा किया है मैंने। बेटा फुलकारी वाली आंखें नहीं है मेरी अब, और कहां बना पाऊंगी मैं, बहुत बारीक काम है। तुम कहीं और से बनवा लो, या बनी बनाई ले लो। मां तुम मुझे धोखा दे रही हो। मुझे धोखा दे के चली जाओगी क्या? हाँ? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी क्या तुम? नहीं तो वो अरे जानती नहीं हो कि साहब खुश होगा तभी मुझे तरक्की मिलेगी। मां चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की तरफ देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा इससे? उसने कुछ कहा है क्या?
अरे कहा नहीं है, मगर देखती नहीं थी तुम कि कितना खुश था फुलकारी देखकर। कहता था कि जब तेरी माँ फुलकारी बनाना शुरू करेगी तो मैं उसे देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। फिर अगर साहब खुश होगा तो वो मुझे कुछ भी दे सकता है, इससे बड़ी नौकरी दे सकता है वो मुझे। मैं बड़ा अफसर बन सकता हूं माँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खुलने लगा, आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी फुलकारी से? अरे हाँ हाँ, साहब को खुश रखूंगा तभी तो होगी, वरना ऐसे तो बहुत लोग पड़े उनकी खिदमत करने वाले। इतना सुनते ही मां ने बिना सोचे कहा, अरे बेटा तो फिर मैं बना दूंगी, इन आंखों से जैसा भी बन पड़ेगा मैं बना दूंगी, तुम फिक्र मत करना बेटा, मैं बनाऊंगी। श्यामनाथ मां के करीब आए और बोले, तुम बहुत अच्छी हो मां, मुझे पता था कि तुम बनाओगे। मां थोड़ा सा मुस्कुराई और दिल ही दिल में बेटे की तरक्की के लिए दुआएं करने लगी। श्यामनाथ साहब पलटे और अब सो जाओ मां, रात हो गई है, कहते हुए थोड़ा लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ घूम गए। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर आप इसे YouTube पर देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि कहानी आपको कैसी लगी। और अगर आप हमें Spotify या Apple Podcast पर सुन रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए, और जहां पर शो का नाम है, कहानी का नाम नहीं, जहां पे शो का नाम है स्टोरी बॉक्स विद जमशेद, वहां पर आपको एक स्टार दिखाई देगा। उसे दबाकर जितने स्टार्स आप देना चाहते हैं उससे दे, उससे ये कहानी और लोगों तक पहुंचेगी। इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है सूरज सिंह ने। शो के प्रोड्यूसर है माज। अगले हफ्ते लौटूंगा एक और कहानी के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआओं में याद रखिएगा।